नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका हिंदी शिक्षाविद भूपेंद्र हरदयानिया आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन साहित्य प्रेमियों के लिए जो हिंदी साहित्य के मर्म को जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ हिंदी साहित्य की तो इसका जन्म आदिकाल यानी वीरगाथा काल से हुआ है। जिस वीरगाथा काल या आदिकाल में रासो साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य लिखा गया और उसी समय लिखी गई हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। उसके चित्रण को आज मैं स्पष्ट रूप से लेकर आया हूं। देखते हैं सभी के चित्रण होंगे कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी के काल विभाजन में 4 प्रकार के काल विभाजन दिए। इससे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन, बहुत सारे लोग, मिश्र बंधु, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे तमाम ऐसे विद्वान रहे, साहित्यकार रहे जिन्होंने काल विभाजन किया हिंदी का। और उसी काल विभाजन में अगर आप देखेंगे तो इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया चिंतामणि। और चिंतामणि, ये बहुत बार प्रश्न आता है कि भाई चिंतामणि निबंध जो संग्रह है वो किसका लिखा है, तो आचार्य राम चंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और यही शुक्ल है जिन्होंने हिंदी का पहला कवि माना था चंद्रवरदाई को, क्योंकि हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो माना जाता है, जिसके लेखक कौन है, चंद्रवरदाई है। लेकिन अन्य जो बहुत सारे विद्वान हैं हिंदी में, उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना सरहपा को, जो कि रासो साहित्य के, सॉरी, जो कि सिद्ध साहित्य के प्रथम सिद्ध माने जाते हैं, उन्हें हिंदी का पहला कवि माना गया। अगर मैं बात करता हूं पृथ्वीराज रासो की, जिसे हम हिंदी का पहला महाकाव्य कहते हैं, वो लिखा था चंद्रवरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के राजदरबारी कवि थे। तो ये है वो चंद्रवरदाई, जिसमें पृथ्वीराज की शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। और ये लिखा गया है आपका अवधी भाषा में। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। महत्व खड़ी बोली में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है जो वीरता, युद्ध और सजीव वर्णन से भरा हुआ है। इसके बाद जब इतिहास की पहले पन्ने की बारी आती है तो पहला पन्ना कहलाता है आदिकाल। और उस आदिकाल में रासो साहित्य, चाहे मैं बात करता हूं परमाल रासो, ठीक है, जिसको लिखा था जगनिक ने, या फिर विजयपाल रासो, या कह सकते हो हमीर रासो, चंद्रवरदाई, ऐसे तमाम रासो ग्रंथ थे। और इसके बाद अगर मैं भक्ति काल की बात करता हूं तो भक्ति काल की जो शुरुआत है साहब, वो दो भागों में बटकी हुई। एक कहलाता है निर्गुण भक्ति धारा और एक कहलाता है सगुण भक्ति धारा। इसके अलावा भी दो मत थे, एक था कृष्ण संप्रदाय मत और एक राम संप्रदाय, यानी राम को मानने वाले और कृष्ण को मानने वाले, ध्यान रखना। रामानंद की शुरुआत हुई, रामानंद के 12 शिष्य थे और उनमें से एक महान शिष्य थे जिनका नाम था कबीरदास, जिन्होंने कबीर बाणी लिखा, कबीर बाणी सुनाया, और जिसको धर्मदास यानी उनके शिष्य के द्वारा लिखा गया, जिसे हम बीजक के नाम से जानते हैं, जिनमें साखी, शबद और रमैनी प्रमुख हैं। ये सब कबीर बाणियां हैं। वहीं मैं बात करता हूं उस समय महाकाव्य के, तो रामचरित मानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया ये महाकाव्य। ध्यान रखना, ये उस समय कह सकते हो कि एक प्रमुख ग्रंथ था, जो कि भक्ति काल का एक महान ग्रंथ माना जाता है, आज की सभ्यता से जुड़ा हुआ। उसके बाद रीतिकाल, रीति का मतलब होता है श्रृंगार, प्रेम। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अलंकरण, कला, श्रृंगार देखने को मिलेगा। रीतिकाल के कवियों में बिहारी लाल का नाम प्रमुख आता है, केशव दास का नाम प्रमुख आता है, ठीक है, भूषण कविराज का नाम प्रमुख आता है, मतीराम का नाम प्रमुख आता है, और उसी में से एक है कठिन काव्य के प्रेत कहलाने वाले केशव दास जी। इन्हें कहा जाता है रीतिकाल में कठिन काव्य का प्रेत। ऐसे ही मैं बात करता हूं जब आधुनिक जागरण और खड़ी बोली के उत्थान की, तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जो हैं, ये सामने आए और उनके द्वारा साहित्य में लिखी गई जो रचनाएं हैं वो अभूतपूर्व रही हैं। मैथिली शरण गुप्त ने ही पहला चंपू काव्य लिखा, सिद्धराज, इनके द्वारा साकेत जैसे महाकाव्य लिखे गए। भारत भारती, उर्मिला, एक ग्रह वेदना पर केंद्रित करके इन्होंने एक साकेत महाकाव्य भी लिखा था। पंचवटी जैसे खंड काव्य भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास आया। ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य था प्रिय प्रवास, जिसके लेखक थे अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओम। ये प्रश्न भी काफी बार आता है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद मैं बात करता हूं छायावाद की। तो छायावाद का जब युग आया तो एक व्यक्ति का नाम बहुत फेमस हुआ। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें कलाधर के नाम से भी जानते हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कामायनी अपने आप में एक श्रेष्ठ कृति थी। कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग थे, और कामायनी के बाद इन्होंने, जिसमें मनु और श्रद्धा ये मुख्य लोग हैं, इड़ा के माध्यम से मानव मन के विकास का चित्रण किया। जयशंकर प्रसाद के द्वारा बहुत सारे नाटक लिखे गए, जिनमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि प्रमुख नाटक थे इनके द्वारा लिखे गए। इनके द्वारा बहुत सारी और भी रचना लिखी गई, जैसे आंसू, लहर, झरना, बहुत सारी कविताएं लिखी गई। तुलसीदास जी
तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन तुलसीदास के नाम पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक शानदार कविता लिखी। लिखा ना, यह है गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं, बल्कि निराला द्वारा उनके संघर्ष पर लिखी गई एक लंबी कविता है। तो कभी प्रश्न आए कि तुलसीदास जो है वो किसकी कविता है, तो बताना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। अगर महादेवी वर्मा की बात करूं तो इन्हें वेदना की कवित्री कहते हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में आपको कष्ट, विरह, वेदना मिलती है। आधुनिक मीरा के नाम से जाने वाली इन्हें कविती इन्होंने नीरजा, निहार, यामा, दीपशिखा, दीपशिखा जैसी तमाम पुस्तकें लिखी, और इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था साथियों। यामा के लिए इन्हें 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ऐसे ही मैं बात करता हूं हालावाद की, तो एक आधुनिक यानी नई कविताओं के युग में एक हालावाद की भी जिक्र माना जाता है, जिसे हम मस्तीवाद भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक कवियों में ध्यान रखना है, हरवंश राय बच्चन का नाम प्रमुख आता है, और इन्हीं की एक कृति जो कि हालावाद का एक प्रमुख विषय बन के रहेगी, मधुशाला। ध्यान रखना। मैं बात करता हूं उपन्यास की, तो उपन्यास की जब शुरुआत हुई तो आप सब जानते हैं कि हिंदी का जो पहला उपन्यास है उसका नाम है परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी का जो पहला उपन्यास है उसका नाम क्या है, परीक्षा गुरु। लेकिन गोदान के द्वारा मुंशी प्रेमचंद ने हमारी आधुनिक युग को ये बताया कि उपन्यास क्या होते हैं। जीवन को जोड़ने वाली, उस समय की परिस्थितियों का वर्णन करने वाली जो मूल पुस्तक थी, किसानों पर एक, कह सकते हो किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी, तो वो थी गोदान, गबन, बहुत सारे। वहीं मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास था, ये भी ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं मन की परतें, मनोवैज्ञानिक उपन्यास शेखर एक जीवनी। ये बहुत प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट है, काफी बार ये एग्जाम में मिलेगा, और खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम में आता ही है कि शेखर एक जीवनी जो है उसके लेखक कौन है, ये किसके जीवन पर आधारित है। दोनों आएंगे प्रश्न, तो ध्यान रखना ये माखन मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है, ध्यान रखना। और इसके रचयिता है अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, विद्रोही उपन्यास के मन में मनोवैज्ञानिक विकास के लिए शेखर एक जीवनी लिखा गया, ध्यान रखना। और वहीं अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया एक शानदार, है ना, उपन्यास है, रचना है। शैली गीत नाट्य काव्य में लिखी गई है। महाभारत युद्ध के बाद की विभीषण का नैतिक पतन और युद्ध की जो निरर्थकता है उसका वर्णन आप देखेंगे तो अंधा युग में आपको मिलता है। धर्मवीर भारती की ये शानदार कृति है। और ये जो आपके सामने दिख रहा है, ध्यान रखना, कल सुनना मुझे, ये मैंने पढ़ी हुई है, सुदामा पांडे धूमल के द्वारा लिखी गई बहुत शानदार ही कृति है, उनकी रचना है। धूमल अपनी कविताओं में आम आदमी के संघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था पर जो है वो तीखा व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं, और उस समय की जो रचना है कल सुनना मुझे, ये भी एक शानदार ग्रंथ है। तो ये साहित्य की को वो कड़ी है जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। मैं जब साहित्य लेकर आऊंगा तो एक एक टॉपिक और टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल का मतलब वीरगाथा काल, या उसको हम चारण काल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किन कवियों द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति गारसा अत्तासी था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला, पूर्ण रूप से इतिहास लिखने वाला पहला व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन था। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला पहला भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे, इसके बाद काल विभाजन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कि वीरगाथा काल में भी कौन कौन से वेद हैं, सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, नाथ साहित्य पढ़ेंगे, रासो साहित्य पढ़ेंगे। ये सब किसमें है, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, आदिकाल में पढ़ेंगे। इसके बाद रीतिकाल पढ़ेंगे। रीतिकाल में भी ध्यान रखना है, रीतिकाल में भी कैसे कैसे 3 वेद हैं रीतिकाल में, उसको भी पढ़ेंगे। तीनों उपवेदों को पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे भक्ति काल में चलेंगे। पहले भक्ति काल के 2 उपवेद पढ़ेंगे, उसके बाद रीतिकाल पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक काल, जिसमें भी हम प्रयोगवाद पढ़ते हैं, प्रगतिवाद पढ़ते हैं, छायावाद पढ़ते हैं, द्विवेद युग पढ़ते हैं, छायावाद पढ़ते हैं, नई कविताएं पढ़ते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, भारतेंदु युग पढ़ते हैं, ये तमाम चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, आधुनिक काल में। तो ये सारी चीजें आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं साहित्य की शुरुआत करने वाला हूं, तो मैंने बता दिया था, ये तो एक ट्रेलर है कि किस प्रकार से हम साहित्य को पढ़ने जाएंगे। जब साहित्य पढ़ेंगे तो बड़ा शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सारी चीजें आपको विधिवत नोट्स में मिलेंगी। ये सारी चीजें हम यूट्यूब पर ही लाइव करेंगे। बस सपोर्ट आपका चाहिए, बाकी का मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद मेहनत करूंगा और आपके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत पैदा करूंगा। जय हिंद, जय भवानी, जय श्री राम।